तो आज के क्लास से अपने एकदम अपने फ्रेश पूरा सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अपने स्टार्ट करेंगे विथ इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स। तो अपना अब फ्लो क्या रहने वाला है ना, वो 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर। अपना फ्लो क्या रहने वाला है कि अब अपने सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी डिस्कस करके वी विल सबसे पहले डिस्कस रेशियो एनालिसिस, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, और लास्ट में फिर अपने पिक करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स स्टार्टिंग से विथ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, राइट। तो अभी फॉर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस इशू ऑफ शेयर्स थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ये चलेगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास इशू ऑफ शेयर्स के बाद तुरंत बाद अपने पकड़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड देन इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में बहुत ही अब कम सिलेबस बच गया है, तो एनीवेज जितना बच गया अपने आईएससी के सिलेबस में अपने उतना कवर करेंगे। तो अपने रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से ही आप लोग को अब जो मटेरियल शेयर करेंगे वो कंप्लीटली रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मटेरियल होगा, और अपने चैप्टर के साथ साथ ही थ्योरीज प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस जो आता है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना होता है ना, वो एक एक चैप्टर के साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। आप लोग अगर ये क्लास के साथ साथ खाली इतना कवर कर लेते हो तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड गाइज कि इसके आगे आप लोग को आईएससी कुछ नहीं पूछने वाला है, राइट। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि अभी जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं ना, दैट्स इट फॉर आईएससी। ओके, तो अभी आप लोग बस क्लास एकदम साथ साथ अच्छे से अटेंड करिए, साथ साथ में आप लोगों को जो थोड़ा सा होमवर्क देंगे वो साथ साथ में कर लीजिए। अपने वापस से फ्रेश पूरा कोर्स कवर करेंगे एंड विथ थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड व्हाटएवर प्रैक्टिकल पॉसिबल क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, सब कुछ उसको कवर करते हुए लास्ट 10 इयर्स वगैरह सब कुछ कवर करते हुए अपने आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विथ इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स व्हेन आई से दैट मींस वी आर स्टार्टिंग विथ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का जब बात करेंगे तो सर सबसे पहले हम लोग को मीनिंग ऑफ द कंपनी तो पता होना चाहिए ना। अब जो डिस्कशन करने वाले हैं ना वो सब थ्योरी में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सुन के साथ साथ में कोई भी डाउट होगा तो तुरंत चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो, और अच्छा लगेगा अगर आप लोग फटाफट से रिस्पॉन्ड करोगे। कोई भी क्वेश्चन बोल रहे हैं तो फटाफट से रिक्वेस्ट है सबको रिस्पॉन्ड करना। ओके, तो अपने स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का मीनिंग आप लोग को बताएं उसके पहले तो सर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ने का जरूरत क्या है, पहले तो ये बताइए। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और उसके बाद हम लोग के क्लास 12 के सिलेबस में सर देयर इज समथिंग कॉल्ड पार्टनरशिप एज वेल। नाउ व्हाट इज दिस कंपनी, व्हाई डू वी नीड अ कंपनी, कंपनी का जरूरत क्या है सर। सुनो क्या होता है, मान लो आई एज एन इंडिविजुअल वांट टू डू अ वेरी बिग बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस करना है मेरे को। बिजनेस करने के लिए 500 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, 500 करोड़ का जरूरत है। वो 500 करोड़ हम कहां से लेके आए एज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एज अ प्रोप्राइटर मेरे पास 500 करोड़ ऑब्वियसली नहीं है, राइट। प्लस अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस का भी लिमिटेशन है कि मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है। तो मान लो 20 पार्टनर अगर मिल भी गया तो 20 पार्टनर मिलके भी 500 करोड़ लाना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पब्लिक से पैसा उठाना पड़ेगा, मेरे को पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, पब्लिक को बोलना पड़ेगा सुनो पब्लिक मेरा ये बिजनेस प्लान है, मेरा बिजनेस प्लान बहुत ही सॉलिड है, चाहो तो देख लो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, तुमको हम ओनरशिप दे देंगे, कंपनी का एक छोटा सा शेयर तुमको भी दे देंगे, राइट। तो हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं, पब्लिक तक पहुंचना चाहते हैं, और पब्लिक को बोल रहे हैं। पब्लिक को कंपनी कैसे बोलता है, एक प्रोमोटर। अब सुनना, यहां पे रिलेट कर रहे हैं विद द स्टोरी। आई हैव इनिशिएटेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, आई वॉन्ट टू फॉर्म अ कंपनी, आई विल बी कॉल्ड अ प्रोमोटर, राइट, प्रोमोटर। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल आई अप्रोच द पब्लिक, पब्लिक को अप्रोच करने के लिए मेरे को एक प्रोस्पेक्टस छपाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या है सर, वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है कि एग्जैक्टली कंपनी 500 करोड़ क्यों उठाना चाहता है, 500 करोड़ उठा के कंपनी का क्या प्लान है, क्या करने वाला है बिजनेस, राइट। ये सारा प्रोजेक्ट प्लान वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन करके उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है, और उस प्रोस्पेक्टस के साथ में रहता है एक एप्लीकेशन फॉर्म।
पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक प्रोस्पेक्टस को देखेगा, अगर पब्लिक को अच्छा लगा, ट्रस्ट आया, अगर कॉन्फिडेंस आया, तो पब्लिक को अगर इन्वेस्ट करना होगा तो वो मेरे कंपनी में शेयर्स सब्सक्राइब कर सकता है। मतलब वो क्या करेगा, वो कुछ पैसा कंपनी को दे देगा, कंपनी के पास आ गया पैसा और कंपनी उसको एक शेयर दे देगा, राइट। जितना शेयर वो अप्लाई करेगा उतना शेयर दे देगा, राइट। इस तरह से कंपनी के पास इट इज पॉसिबल कि वो 500 करोड़ भी पब्लिक से रेज कर पाए। 500 करोड़ तो सिर्फ एग्जांपल लिए हैं, देयर आर कंपनीज जिनका कैपिटल है लैक्स ऑफ करोड़, राइट, व्हेन यू सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड ऑल, राइट। तो ये था प्राइमरी रीजन व्हाई एनीवन वांट टू मेक अ कंपनी। कंपनी फॉर्म करना क्यों चाहेगा, पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि मेरे को ना बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करना है, मेरे को जो बिजनेस हम कर रहे थे ना उतना ही बिजनेस करना है। ऐसा बिजनेस ही करना है जो एज हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी कर सकते थे या फिर एज अ पार्टनरशिप बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मेरे को कंपनी फॉर्म करना है। क्यों? इसलिए बिकॉज कंपनी इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी इज एन ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। सर इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सरल भाषा में बताइए। क्या होता है, मान लो मेरे को किसी एक रेप्यूटेड एंटिटी के साथ काम करना है, राइट। मेरे को टाटा स्टील को कुछ सप्लाई करना है, मेरे को कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ, पीएसयू के साथ कोई बिजनेस करना है, मेरे को बैंक के साथ कोई एज अ बिजनेस लेवल पे कोई ट्रांजेक्शन करना है, राइट। तो ये सब रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो बिजनेस सिर्फ उस एंटिटी के साथ करती है जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब जिसका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट करता हो, जिसका देख रेख गवर्नमेंट करता हो। एक कंपनी के ऊपर ना गवर्नमेंट बहुत नजर गड़ा के रखता है। गवर्नमेंट कंपनी को बहुत बारीकी से देखता है कि कंपनी का एक एक एक्टिविटी कैसे हो रहा है, क्या क्या कर रहा है कंपनी। गवर्नमेंट का कड़ा नजर रहता है एक कंपनी के ऊपर में, राइट। एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अगर कोई प्रोप्राइटर भाग भी गया अपना, मान लो एक शॉप है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, शॉप है उसका, वो शॉप को शटर लगाया, अपना रेंट पे था, रेंट वाला जिससे रेंट पे लेके रखा था उसको बोला कि कल से मेरे को नहीं आना है और सिटी छोड़ के चला जाए, तो कोई प्रोप्राइटर को पकड़ नहीं पाएगा, कोई खोज नहीं पाएगा। एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट उसके ऊपर नजर नहीं रख के रखा है। सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस, 3 पार्टनर था, 3 पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा था, वो लोग कोई फ्रॉड वगैरह किया और अब वो लोग बच के भागना चाहता है, वो लोग भाग सकता है। वो लोग अपने दुकान को ताला लगा करके तीनों अपना अपना अलग तरीके से एकदम फरार हो सकता है, गवर्नमेंट का देख रेख नहीं है, राइट। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में गवर्नमेंट कड़ा नजर रखता है। कंपनी चाहे तो हर कुछ नहीं कर सकता है, कंपनी को हर एक एक्टिविटी जैसे जैसे गवर्नमेंट बोल रहा है ना वैसे वैसे ही करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 इज अ लॉ विच गवर्न्स कंपनी, राइट, जो बताता है कि कंपनी कैसे फॉर्म होगा, कैसे रन होगा और कैसे वाइंड अप होगा अगर कल को बंद भी करना है तो, राइट। तो अगर मेरे को बड़े एंटिटीज के साथ, रेप्यूटेड एंटिटीज के साथ बिजनेस करना है, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू फॉर्म अ कंपनी इज टू डू बिजनेस इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, तो सर हम लोग को रीजन समझ में आ गया कि क्यों कंपनी बनाने का जरूरत पड़ सकता है कभी भी। ओके, अब समझते हैं कंपनी का मतलब, राइट। कंपनी क्यों का मतलब समझ में आ गया सर, बट है क्या कंपनी ये बताइए। एक प्रोफेसर हेनी थे, बहुत ही रेस्पेक्टेड इंसान थे, जिन्होंने कंपनी का डेफिनेशन दिया, राइट। एग्जाम में अगर आप लोग इस तरह का डेफिनेशन दे सकते हो तो एग्जामिनर अति खुश होकर के आपको फुल मार्क्स देगा। मान लो 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट है, आप अंदर में बाकी ज्ञान भर देना, बट अगर ये डेफिनेशन दे देते हो ना तो 3 में 3 मान के चलना, हो गया, इतना इंप्रेस हो जाएगा। और है बहुत इजी, बिकॉज इस डेफिनेशन के साथ साथ ना आप फीचर्स ऑफ कंपनी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी भी पढ़ लेते हो, आपको अलग से लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए सर कैसे, क्या बोल रहा है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। का मतलब क्या हुआ, एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अपने पढ़े थे सर, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, राइट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पढ़े थे, बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेसमैन इज सेपरेट, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ओके, अब एक लेवल आगे जाओ, थोड़ा सोचो,
आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, आपके घर के नीचे जो शॉप है, मान लो वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप शॉप है, उसमें वो मालिक खुद है जो बैठता है और वो बंद करके दुकान चला जाता है, फिर सुबह आता है और खाली वही ओनर है, कल अगर वो ना रहे तो दुकान ना रहे, राइट? ऐसा है। मान लो आप उस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को आप कुछ गुड सप्लाई किए हो, राइट? तो आपको उस बिजनेस से पैसा लेना बाकी है, यू हैव ए रिसीवेबल। मान लो आप अगला दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गए और देखे कि वो शॉप खुला ही नहीं है, बंद पड़ा है। आप सोचे कोई काम होगा, मे बी नहीं आया होगा। फिर एक हफ्ता बीत गया, अरे एक हफ्ता हो गया खुला ही नहीं, राइट? 10 दिन बाद आपको पता चला कि वो तो अपना बिजनेस बंद करके फरार हो चुका, राइट? आपको उससे लेना था 2 लाख रुपया, पर अब वो है ही नहीं, आप किससे लोगे पैसा, राइट? आप अब खोजोगे उस इंडिविजुअल को, आपको अब बिजनेस से मतलब नहीं है, वो बिजनेस बंद हो गया, अब आपको मतलब है उस इंडिविजुअल से, उस ओनर से, उस प्रोप्राइटर से जो कि उस दुकान का मालिक है। आपको अब उसको खोजना है, उससे आपको मतलब, आप उसको पकड़ के उससे पैसा वसूल करना चाहोगे। एकदम सिमिलर तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस में भी अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस से पैसा लेना पाते हो, कुछ रिसीवेबल है आपका, तो अगर आपको बिजनेस कल नहीं मिलता तो आप किसको पकड़ोगे? आप पार्टनर लोगों को पकड़ोगे। सुनो पार्टनर, तुमसे 2 लाख रुपया लेना है, मेरे को देना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा, राइट? बट कंपनी के केस में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। सुनना कैसे? अगेन एक एग्जांपल, मान लो आई हैव अ शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास शेयर्स है, मतलब आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट, राइट? एक छोटा सा ओनर, आई एम ऑल्सो एक छोटा सा ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके? बट कल को मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई फ्रॉड करता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई लीगल इश्यूज होता है, तो क्या मेरे को कोई इशू हो सकता है? मेरे को कोई इशू नहीं हो सकता है। आप लीगली जाके किसको पकड़ोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को पकड़ोगे। आपको पता भी नहीं करना है कि शेयर होल्डर्स कौन कौन है, आपको यह जानने का भी जरूरत नहीं है कि मालिक कौन है कंपनी का। कंपनी का मालिक तो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स तो हजारों लाखों है, तो मालिक कौन है कंपनी का, यह आपको जानने का भी जरूरत नहीं है। आपको मतलब किससे? कंपनी से मतलब है। इसका मतलब नाउ यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग एनी पर्सन, यू आर आइडेंटिफाइंग कंपनी ओनली, राइट? आप जाके मुकेश अंबानी को भी नहीं पकड़ोगे, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ही पकड़ोगे। कंपनी के केस में कंपनी का अपने आप में एक अस्तित्व है, राइट? कंपनी अपने आप में एक इंसान है, भले ही वो आर्टिफिशियल क्यों ना हो, आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसा कैसे हुआ सर? अगर कल को जेल भेजना पड़ा तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में तो हम लोग प्रोप्राइटर को पकड़ के जेल भेज सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के केस में हम लोग पार्टनर लोग को जेल भेज सकते हैं, बट कंपनी के केस में सर आप क्या बोलना चाहते हो कि कंपनी को उठा के जेल में रख देंगे? नहीं नहीं नहीं, कंपनी को उठा के जेल में नहीं रखेंगे। कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर नॉट शेयर होल्डर्स, दे आर नॉट मालिक, दे आर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान से समझना, जो कंपनी को रन करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, वो लोग अलग है, और कंपनी के जो मालिक है वो लोग अलग है। और कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल को अगर आपको केस करना है तो आप कंपनी के ऊपर केस करोगे, और वो अपने आप ही वो केस किसके ऊपर हो रहा होगा? वो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आप लोगों को नाम लिखने का जरूरत नहीं है कि इस इंसान को हम केस करेंगे, इस इंसान के ऊपर केस करेंगे, नहीं, आप केस करोगे कंपनी के ऊपर, और अल्टीमेटली फंसेगा कौन? जो उस कंपनी को चलाता है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? तो कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? ओके। क्रिएटेड बाय लॉ, ये बना कैसे? कंपनीज एक्ट 2013 पूरा प्रोसेस बताता है कंपनी फॉर्म करने का, वो पूरा प्रोसेस से गो थ्रू होता है, और फिर कंपनीज एक्ट 2013 का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोल के एक बॉडी है। कंपनीज एक्ट 2013 क्या? एक लॉ है, वो लॉ के तहत एक बॉडी बना हुआ है, एक गवर्नमेंट का बॉडी है, राइट? जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अप्रूव करता है, उसके बाद एक कंपनी फॉर्म हो जाता है। दैट कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोसेस को फॉलो करके कंपनी क्रिएट होता है, राइट? हैव अ सेपरेट एंटिटी, ये तो अभी अभी अपने बात कर लिए कि एकदम डिफरेंट है, मैनेजमेंट ही अलग है। वेरी गुड, ध्यान से समझना, मालिक अलग है, मैनेजमेंट अलग है, मालिक अलग है, कंपनी एकदम अलग है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट तो अपने पहले से भी जानते हैं, बट यहां पर मेन बात ध्यान रखने लायक ये है कि यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में जो आप पढ़े थे, उसके हिसाब से
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन इज अलग और बिजनेस इज अलग। अकाउंटिंग के नजरिए से बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। बट कंपनी में तो ना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग है ही, लेकिन लीगली भी, कानूनन भी, कल को अगर आपको केस वगैरह करना भी है, कोई लीगल केस भी होता है, कोई लीगल इश्यूज भी होता है, तब भी कंपनी अलग है, कंपनी का मालिक अलग है। राइट, दैट इज व्हाट इज यहां पे इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन में खाली सेपरेट एंटिटी है, बट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है विद अ परपेचुअल सक्सेशन। का मतलब अगर कल को जितने भी शेयर होल्डर्स है, मतलब जितने भी मालिक है कंपनी के, वो सारे के सारे मर भी जाए ना, तो भी कंपनी नहीं मरेगा, कंपनी चलता रहेगा। कंपनी को बंद होने के लिए कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। वाइंड अप का मतलब होता है एक प्रोसेस फॉलो करके कंपनी को बंद करा जाना। वो भी कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि अगर किसी कंपनी को बंद करना है तो कैसे बंद कर सकते हो। ऐसे एक दिन मूड हुआ, सुबह उठे, आंख खोल ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला कि अरे आज चलो, आज कंपनी बंद करेंगे, नहीं कर सकता है। राइट, कंपनी में देयर आर क्रेडिटर्स, देयर आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देयर आर डिवेंचर होल्डर्स, देयर आर अदर क्रेडिटर्स, राइट, एंड देयर आर शेयर होल्डर्स। तो ये लोग सबको कुछ कुछ, वो लोग सब कंपनी से कुछ कुछ पाते हैं। तो कंपनी ऐसे ही बंद नहीं हो सकता अचानक से। राइट, कंपनी बंद करने का एक बहुत लेंदी लंबा प्रोसेस है। कल को आप लोग हायर स्टडीज करते हो तो आप लोग बहुत डिटेल में कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे। आप लोग कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स करना, कंपनीज एक्ट 2013 आपको पक्का पढ़ना पड़ेगा। सीए, सीएस, सीएमए, राइट, ये आप कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे ना, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको कंपनीज एक्ट 2013 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इंडिया, जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो वो आपको बताएगा कि कंपनी को अगर बनाना है तो कंपनी कैसे बनेगा, कंपनी अगर बंद करना है तो कैसे बंद होगा। राइट, जब तक कंपनी बंद नहीं होगा तब तक कंपनी चलता रहेगा। नाउ आई टोल्ड कि अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स मर गए, मतलब ओनर ऑफ द कंपनी खत्म, ओनर ऑफ द कंपनी कोई नहीं बचा, तब भी कंपनी चलता रहेगा। सर तब फिर कंपनी का मालिक है कौन? अब जो लोग मर गए ना, वो लोग के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोग ओनर बन जाएंगे। जो जिसके पास, मान लो इस बार हम अपना एग्जांपल नहीं लेंगे, नहीं, कोई और, मान लो कोई और है ए। राइट, ए के पास 10,000 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ए के पास एक पर्सन है, एक इंसान है ए। राइट, ए के पास ना 10,000 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। कल अगर ए मर जाता है तो ए का जो 10,000 शेयर था ना, वो ए की वाइफ को या ए का बच्चा लोग को ट्रांसफर हो जाएगा लीगली। वो लोग के लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। बट कंपनी चलता रहेगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इतना करोड़ों शेयर होल्डर लोग हैं, उसमें कोई ना कोई डेली एक आध दो मरता होगा, तो कंपनी थोड़ी बंद होता है, कंपनी चलता रहता है। दैट इज व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन इज। कॉमन सील क्या होता है? कंपनी चाहे तो या ना भी चाहे तो ना बनाए, एक अपना कॉमन सील बना सकता है, जिसको वो हर डॉक्यूमेंट में लगाएगा, जिसको वो हर डॉक्यूमेंट में स्टैंप करेगा। दैट इज व्हाट इज कॉमन सील। राइट, अब देखो इसको एकदम होलिस्टिक तरीके से पढ़ो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual succession, having separate entity with a perpetual succession, okay, and a common seal. अब देखो यहां पे इतना डेफिनेशन पढ़ के आपको कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पता चला होगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ा ध्यान से देखो। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, सर यहीं पे हम लोग को समझ में आ जाता है कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज सेपरेट। राइट, एंड सेपरेट एंटिटी से सर हम लोग को समझ में आ जाता है कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और दूसरा, इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस। बिजनेस खुद से अपना बिजनेस कर सकता है, उसको मालिक का जरूरत नहीं है। ओके, आप अगर एक परपेचुअल सक्सेशन अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक है। राइट, तो अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना पड़े, देखो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज सेपरेट, ये नंबर 1 हो गया। सेपरेट लीगल एंटिटी को नंबर 2 दे देते हैं।
परपेचुअल सक्सेशन नंबर 3 हो गया, कॉमन सील नंबर 4 हो गया, राइट। और दो छोटा छोटा पॉइंट है नंबर 5 में, आप मान के चलो ये है कि इजीली ट्रांसफरेबल। मान लो ए के पास ना कोई शेयर्स है, ए एक पर्सन है जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स है, वो चाहे तो ये शेयर ना मेरे को ट्रांसफर कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है आराम से, राइट। थोड़ा सा कभी कभी रेस्ट्रिक्शन रहता है, बट शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। ये चीज पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप में अगर ए बी सी शेयर होल्डर है तो सी का अगर कल मन हुआ तो ऐसा नहीं कर सकता सुबह उठ के कि बोलेगा डी तुम मेरा शेयर ले लेना, राइट, डी तुम मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, तुम मेरा शेयर ले ले, नहीं ऐसे नहीं होता है, राइट। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है, ऐसे शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप में वो वाला बिजनेस, वो वाला पार्टनरशिप डीड को खत्म करना पड़ता है, एक नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है या कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो, ठीक है, वो सेपरेट है, उसको रहने दो, वो कर नहीं सकता है। बट कंपनी में ना किसी का इजाजत लेने का जरूरत नहीं है, अगर मेरे पास शेयर्स है तो हम किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, इजीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी। और एक और पॉइंट है, देखते हैं कौन सा आता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग बात कर चुके हैं कि कंपनी अपने आप चाहे तो किसी से परचेज गुड्स, किसी को सेल गुड्स, सारा डिसीजन वगैरह ले सकता है। कंपनी चाहे तो कल किसी के ऊपर केस कर सकता है, और कोई चाहे तो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, राइट। किसी ओनर का, मालिक का इसके लिए जरूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ एक रीडिंग देना है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब हम बता चुके हैं, चाहे शेयर होल्डर रहे ना रहे, आते जाते रहेंगे, नए नए शेयर होल्डर आएंगे, पुराने होके चले जाएंगे, मालिक चेंज होता रहेगा लेकिन कंपनी चलता रहेगा। दैट इज व्हाट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, राइट। लिमिटेड लायबिलिटी एक और लिख लो इंपॉर्टेंट यहां पे, 6 लिमिटेड लायबिलिटी। तो देखो मेन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है जो आपको कंपनी का पता होना चाहिए, राइट। तो अब कंपनी का आप जब डेफिनेशन पढ़ते हो ना, उसी से निकल के आ जाता है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार फटाफट यहां पे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऊपर जाके फिर से डेफिनेशन देख लेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो एक कंपनी का शेयर मेरे पास है, राइट, उस शेयर का वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है, ₹10 पर शेयर है, से फॉर एग्जांपल, अपने ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी एक बार के लिए मान लो कि ₹10 पर शेयर है। आई हैव ऑलरेडी पेड ₹8 पर शेयर, हम ऑलरेडी 8 रुपया पर शेयर दे चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात यह है कि मान लो कल कंपनी के ऊपर कोई केस हो जाता है, कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाता है, कंपनी को अपना क्रेडिटर्स लोग को अपना लायबिलिटीज को पे करना है, बट कंपनी के पास पैसा ही नहीं है इतना पे करने के लिए, तो क्या कोर्ट ये बोल सकता है, क्या कोई ये बोल सकता है कि सुनो, यू आर वन ऑफ द शेयर होल्डर, यू हैव टू पे कंपनी का लायबिलिटी? मतलब इफ आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगेन, तो अगर कल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कल कैश का शॉर्टफॉल हो जाता है, पैसा कम पड़ जाता है, तो क्या उसका लायबिलिटी पे करने के लिए मेरा पर्सनल असेट बेचना पड़ सकता है? मेरे को अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट से निकाल के क्या पैसा देना पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है। मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू ₹2 पर शेयर ओनली। हम जितना नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं उसका ₹2 पर शेयर जो मेरा देना बाकी है ना, बस उतना ही तक का मेरा लायबिलिटी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, एक बार फटाफट से फ्लैशबैक में जाओ, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है ना, प्रोप्राइटर को अपना पर्सनल असेट से पैसा पे करना पड़ सकता है, उसको अपने सेविंग्स अकाउंट से निकाल के पैसा देना पड़ सकता है, राइट। सेम पार्टनरशिप बिजनेस में अगर बिजनेस पे नहीं कर पा रहा है तो पार्टनर लोग को अपना पर्सनल असेट बेच के भी लायबिलिटी को पे करना पड़ सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है वो लोग के अगेंस्ट में। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, राइट। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, राइट। ये सब पॉइंट ना निकल रहा है आर्टिफिशियल पर्सन से, क्योंकि वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, राइट। जैसे ही बोला ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी अपना खुद का डिसीजन लेगा, कंपनी अपना खुद का लायबिलिटी पे करेगा, मेरे को नहीं देखेगा, अपने मालिक को नहीं देखेगा, मालिक अलग है, मालिक को भूल जाओ। तो इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकला। अगर आपको ये याद रहा ना आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा, बाकी सारा सेपरेट लीगल एंटिटी भी वहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है। ओके, कॉमन सील के बारे में अपने बात कर चुके हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, राइट। मैनेजमेंट अलग है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले जाते हैं, वो लोग अलग है,
और शेयर होल्डर्स अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द मैनेजमेंट, जो कंपनी को चलाते हैं वो अलग है, और कंपनी के जो मालिक है वो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग है, राइट। अब यहां पे सर क्वेश्चन आता है कि क्या सर जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, क्या वो लोग शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते? हाँ, वो लोग शेयर्स भी होल्ड कर सकते हैं। मतलब एक डायरेक्टर ऐसा हो सकता है कि कुछ शेयर्स होल्ड कर रहा है और उतना शेयर तक का वो मालिक भी है और वो डायरेक्टर भी है, हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई भी शेयर होल्ड नहीं कर रहा है, खाली डायरेक्टर है, कंपनी को रन कर रहा है और उसको सैलरी मिल रहा है, हो सकता है, राइट। तो डायरेक्टर हो सकता है शेयर होल्डर हो या ना हो, डजेंट मैटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सेपरेट थिंग है, वो लोग बिजनेस रन करते हैं, दे आर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे आर सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स, राइट। देखो ये सब आप लोग के एग्जाम में ना फ्रीक्वेंट थ्योरी है, तो आप लोग का अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहा तो आप इजीली लिख पाओगे एग्जाम में। यहां तक का डिस्कशन के लिए फटाफट से एक बार प्लीज कंफर्म कर देना सबको कि यहां तक का बात सबको क्लियर है, तो आगे बढ़े फिर अपने नेक्स्ट बात करें। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। चलिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अच्छा लगेगा जो बाकी लोग एक दो जन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, वो भी अगर रिप्लाई करे तो बेस्ट होगा। ओके, अब सर बात ऐसा है कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कंपनी होते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो जाने कंपनी क्या होता है। अब कंपनी में भी तरह तरह का कंपनी होता है, हाँ तरह तरह का कंपनी होता है। सुनना क्या होता है ना, इट इज पॉसिबल कि अ कंपनी इज एन अनलिमिटेड कंपनी, इट इज पॉसिबल। जनरली इंडिया में एक भी ऐसा कंपनी नहीं है, हालांकि इट इज पॉसिबल कि अनलिमिटेड कंपनी बन जाए। अनलिमिटेड कंपनी मतलब शेयर होल्डर्स लोग का लाइबिलिटी अनलिमिटेड, राइट। बट वो बिकॉज अभी इंडिया में एक भी नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए हम यहां पर अपने रिविजन में अपने रखे भी नहीं है अपने फास्ट ट्रैक में, ठीक है। तो अनलिमिटेड कंपनी को छोड़ो, अपने बात कर रहे हैं लिमिटेड कंपनी का। लिमिटेड कंपनी का मतलब शेयर होल्डर्स लोग का लाइबिलिटी लिमिटेड। ओके, नाउ उसमें क्या होता है, आई टोल्ड यू कि एक एक होता है कि जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वो चाहता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बन जाए। वो चाहता है कि वो एक अच्छे एंटिटी लोग के साथ काम करे, वो टाटा के साथ काम करे, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ काम करे, राइट। वो अच्छे रेप्यूटेड एंटिटीज के साथ काम करना चाहता है। बट वो सारी एंटिटीज ना एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के साथ काम करना नहीं चाहती है। तो ये बेचारा क्या करे, ये प्रोप्राइटर क्या करेगा, ये प्रोप्राइटर क्या करेगा, चाहे तो वो खुद का एक 1% कंपनी बना सकता है। ये बहुत नया इंट्रोडक्शन है कंपनी लॉ के अंदर, पहले नहीं हुआ करता था, राइट। कुछ साल से ही ऐसा लॉ आया है। एक इंडिविजुअल चाहे तो खुद एक अपना कंपनी फॉर्म कर सकता है। अगर वो कंपनी फॉर्म कर लिया तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बन जाएगा और फिर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ वो अपना बिजनेस कर पाएगा, राइट। उसको टाटा भी रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी रिकॉग्नाइज करेगा, उसको रिलायंस भी रिकॉग्नाइज करेगा और वो सबके साथ बिजनेस कर पाएगा। कल को चाहे तो वो लोग को भी सप्लाई कर सकता है। सर 1% कंपनी क्या बनाने का खाली यही कारण है? हाँ यही कारण है। एक तो हम अकेला इंडिविजुअल अपना कंपनी बनाना चाहता है, हम नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, राइट। व्हाट आई वांट इज कि देखो आई एम डूइंग जेन्युइन बिजनेस, हम एकदम मन लगा के एक अच्छा से बिजनेस कर रहे हैं, बट कल को हो सकता है कि मेरा बिजनेस फेल हो जाए। तो आई डोंट वांट कि क्रेडिटर्स कम टू मी, मेरे घर में आ जाए, मेरा सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल ले, मेरा प्रॉपर्टी बेच दे। नहीं, मेरा लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू माई कैपिटल ओनली, बस उससे ज्यादा मेरा लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट दैट। एक तो ये रीजन, और दूसरा आई वांट टू बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट। ये दो रीजन से आई कैन फॉर्म अ 1% कंपनी। पर 1% कंपनी में ना कंपनीज एक्ट कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, राइट। रेस्ट्रिक्शन क्या लगा के रखा है देखो, आप लोग को जानना है, मैक्सिमम कैपिटल जो हो सकता है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है। टर्नओवर सर मतलब सेल्स, लास्ट 3 साल का एवरेज सेल शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़।
लास्ट 3 years का एवरेज टर्नओवर मतलब एवरेज सेल्स शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़ एंड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 1% कंपनी शुड नॉट बी मोर देन 50 lakhs, राइट। जैसे ये 2 करोड़ एक्सीड करेगा, जैसे ये 50 लाख एक्सीड करेगा, कंपनी लॉ आएगा, बोलेगा सुनो तुम अब थोड़ा सा बड़ा कंपनी बन गया है, तुम अब 1% कंपनी नहीं रह सकता है, तुमको कम से कम तो प्राइवेट कंपनी बनाना पड़ेगा। सर ये प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी क्या होता है सुनो, प्राइवेट कंपनी क्या होता है कि मेरे को बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करना है, बट मेरे को भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनना है और लायबिलिटी लिमिटेड चाहिए, एकदम सेम रीजन। बट हम अकेला नहीं है, मेरे साथ कुछ मेरे पार्टनर्स भी है, राइट। आई एम नॉट डूइंग अलोन, आई एम डूइंग विद सम पार्टनर्स, 2 3 4 5 पीपल मिलके, राइट। मैक्सिमम 200 लोग मिलके, मैक्सिमम 200 पीपल मिलके, 200 लोग मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। ओनर एज अ ओनर 200 लोग, मैक्सिमम 200 लोग और कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 200 लोग मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं। वो लोग को बाकी पब्लिक से पैसा नहीं लेना है, वो लोग को 500 करोड़ नहीं चाहिए, वो लोग का 10 20 50 करोड़ में काम हो रहा है, राइट। ऐसे में वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब उसमें कम से कम भी 2 मेंबर होने चाहिए। अगर एक अकेला बना रहा है तब तो वो 1% कंपनी हो गया ना, बट अगर कम से कम 2 कंपनी अगर हो, 2% हो, 2 शेयर होल्डर हो और मैक्सिमम 200 तक हो, उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी में ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है। सारी कंपनी में जब भी कंपनी फॉर्म होता है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें लिखा हुआ रहता है कि ना पावर्स ऑफ द कंपनी की, कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी क्या नहीं कर सकता है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है, बोलता है कि हां मेरे को अपना शेयर्स वगैरह फ्रीली ट्रांसफर नहीं करना है। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर्स इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ओके। और नंबर ऑफ मेंबर भी 200 से ज्यादा नहीं होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, राइट। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी मिनिमम 2 होते हैं, ये अपने नीचे अभी देखेंगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकता है। ये सेम चीज 1% कंपनी भी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकता है। ये तो आपने पहले ही बात कर ली है, सर ये बना ही है कि खुद का पैसा से बिजनेस करेगा, पब्लिक से पैसा नहीं उठाएगा। जैसे ही पब्लिक से पैसा उठाने गया वैसे ही वो बड़ा कंपनी मान लिया जाएगा और वो बन जाएगा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मतलब मिनिमम कम से कम 7 शेयर होल्डर होते हैं और मैक्सिमम ऊपर का कोई लिमिट नहीं है। वो लोग पब्लिक से पैसा उठाते हैं। वो लोग का मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मतलब जो बिजनेस को चलाएंगे, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 15, राइट। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। और एक चीज, प्राइवेट कंपनी के लास्ट में ना कोई भी कंपनी नाम रहा तो उसमें नाम के आगे लगेगा प्राइवेट लिमिटेड, जगदंबा प्राइवेट लिमिटेड से फॉर एग्जांपल। तो जगदंबा इज द नेम ऑफ द कंपनी, देन प्राइवेट लिमिटेड आगे लगेगा, राइट। बट देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। वो इसलिए बिकॉज वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा जाता, या पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखा जाता, सिर्फ लिमिटेड लिखा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड, राइट। ये जो अभी अभी अपने बात की है ये सब डिफरेंसेस के फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है। ओपीसी कैन नॉट इशू शेयर्स। ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है ना, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, 1% कंपनी में तो एक अकेला शेयर होल्डर है, तो वो शेयर किसको इशू करेगा? खुद को इशू कर सकता है बस, और कोई दूसरा शेयर होल्डर तो हो ही नहीं सकता है। अगर शेयर होल्डर 2 हो गया तो वो 1% कंपनी ही ना रहा, वो तो फिर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गया ना, राइट। अब यहां पे सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, उसका एक प्रोसेस है, कंपनी लॉ में बताता है, जो कि आप लोग अगर आगे जाके हायर स्टडीज करोगे तो उसमें कंपनीज एक्ट में आप लोग पढ़ोगे, राइट। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी चाहे तो बाद में प्राइवेट कंपनी बन सकता है। इसका डिफरेंसेस जो अभी अभी अपने बात की है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स देखो, नंबर ऑफ मेंबर्स ये सब आप लोग अपने आप रीड कर लेना, हो जाएगा। मैक्सिमम 200, मिनिमम 2, और यहां पे मिनिमम 7 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कोई कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, इट कैन इनवाइट द पब्लिक। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी को बनाना जरूरी है, नेसेसरी है,
और पब्लिक लिमिटेड के लिए नॉट नेसेसरी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, यहां पे एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और अपने नाम के आगे प्राइवेट कंपनी लगाएगा प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी लगाएगा सिर्फ लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट बात, यहां तक आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज फटाफट से पूछिए अपने, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड स्टार्टिंग द, एक कंपनी को फॉर्म करना और शुरू करने में क्या स्टेजेस होता है ना, 4 स्टेजेस में, 4 प्रिंसिपल स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, राइट। अपने ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। पहला स्टेप होता है प्रोमोशन। प्रोमोशन का मतलब प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन हुआ? जिसके दिमाग में आइडिया आया कंपनी बनाने का, राइट। वो कंपनी फॉर्म करना चाहता है। प्रोमोटर क्या करता है? कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक जो बॉडी बनाया हुआ है उसको बोलता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता है और अप्लाई करता है, प्रोमोटर अप्लाई करता है फॉर फॉर्मेशन, राइट। तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देखता है और अप्रूव कर देता है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। वो हो गया सेकंड स्टेज, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन हो गया। बट कंपनी क्या रजिस्टर होते ही बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? नहीं। अरे कंपनी को कैपिटल तो चाहिए। प्रोमोटर, एज अ प्रोमोटर मेरे को अपना खुद का भी पैसा लगाना है और पब्लिक से भी पैसा लेना है। तो ये जो पैसा लगाने वाला काम है इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए सब्सक्राइब करना, दैट इज द थर्ड स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, राइट। अपना पैसा को कंपनी में लेके आना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और फिर फोर्थ स्टेज इज बिजनेस स्टार्ट करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। ये स्टेजेस होता है, आपको एक ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए और इसमें ज्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं। अब देखो, ये एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को एक एग्जांपल लेना है, फटाफट से सुनिए। अब ये वाला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना, आप लोग का बहुत सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। और नॉट ओनली थ्योरी, आगे आके जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स आने वाला है ना, उसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। तो अभी बहुत ध्यान से बात को सुनो। मान लो आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंपनी, राइट। कंपनी स्टार्ट करना है, रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड मनी है 500 करोड़, ठीक है। 500 करोड़ चाहिए। मेरा एस्टिमेट है मेटेड प्रॉफिट से इज इक्वल टू 200 करोड़ इन अ ईयर, राइट। फर्स्ट ईयर में मान लो, इन फर्स्ट ईयर, राइट। हम अपना प्रोस्पेक्टस बनाया, प्रोस्पेक्टस में पब्लिक को बताया देखो क्या बिजनेस प्लान है और मेरा क्या एस्टीमेट, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ बताया। उसमें मेरा एस्टीमेट है एज अ प्रोमोटर, व्हेन आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, मेरे को जरूरत है 500 करोड़ का और मेरे को लगता है कि साल दर साल बार बार 200 करोड़ 200 करोड़ 200, कभी 250, 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा मेरा बिजनेस एवरी ईयर। अब ये प्रॉफिट जो है ना 200 करोड़, ये मिलेगा किसको? 500 करोड़ मान लो आ गया, फिर मिलेगा किसको? जितने भी शेयर होल्डर्स लोग हैं ना, वो लोग का इक्विटी का वैल्यू बढ़ जाएगा, वो लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अभी खाली इतना समझ के रखो, ऐसे सोचो और सिंपल तरीके से सोचो कि सर प्रॉफिट का हकदार तो मालिक होता है ना,
जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो उसका हकदार कौन है? प्रोप्राइटर खुद है, इसीलिए उसके कैपिटल में जाके ऐड कर देते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है सर, वो भी पार्टनर लोग को डिवाइड हो जाता होगा, राइट? पार्टनर लोग को मिल जाता है, करेक्ट? वैसे ही कंपनी में जितना प्रॉफिट लास्ट में जाकर के प्रॉफिट बच जाता है ना, उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स में। अगर डिवाइड नहीं किया भी जाता है, डिवाइड जो करता है ना पार्टनर्स लोग को, जो प्रॉफिट बांटा जाता है ना, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बांटना, राइट? तो डिविडेंड भी बांट सकता है, और अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड ना भी बांटे। अगर डिविडेंड नहीं भी बांटेगा ना, तो वो लोग का एक एक शेयर का वैल्यू जो था ना, वो बढ़ जाएगा, शेयर का वैल्यू बढ़। तो इन एनी केस जो शेयर होल्डर है उसको उसका रिटर्न मिल जाएगा। जो शेयर होल्डर है, इसका मतलब उसको उसका रिटर्न मिल जाएगा, राइट? तो हकदार कौन है? मालिक। मालिक कौन हुआ? ध्यान से सुन लेना ये वर्ड। मालिक कौन हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी 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 बात करेंगे सर, ये नया वर्ड क्या आगे लगा दिए, इक्विटी। अभी तक आप शेयर होल्डर बोल रहे थे, अब इक्विटी बोल रहे हैं। हाँ, इक्विटी बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो वर्ड को, और क्लियर हो जाएगा बात। देयरफॉर एस्टिमेटेड रिटर्न, रिटर्न का मतलब कितना प्रॉफिट कमाने का एस्टिमेट है, 200/500 इज इक्वल टू 40%। आई होप ये 40% आप लोग सबको दिख रहा है, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, मेरे को 500 करोड़ चाहिए। मान लो ईच शेयर से, फॉर एग्जाम्पल, ईच शेयर इज डिवाइडेड into each, sorry, say for example 500 crore is divided divided into shares of ₹10 each, राइट? मतलब मेरे को क्या चाहिए? 500 करोड़ चाहिए। 500 करोड़ क्या मेरे को कोई एक जन, दो जन, 10 जन मिलके देगा? नहीं। क्या मेरे को 200 लोग देगा? नहीं। मेरे को तो बहुत बहुत सारे लोग, लाखों लोग मिलके देंगे। तो एक कंपनी क्या चाहता है कि कोई इंसान अगर खाली 1000 रुपया ही देना चाहता हो ना, तो वो भी मेरे को पैसा दे पाए। कोई अगर सिर्फ 10 रुपया देना चाहता हो ना, तो वो भी मेरे को पैसा दे पाए, राइट? इतने छोटे छोटे अमाउंट का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तब जाके 500 करोड़ बन पाएगा, राइट? अगर हम बोले कि देखो मेरे को कंपनी बनाना है, मेरे को 500 करोड़ चाहिए, और मेरे को खाली 5 लोगों से पैसा चाहिए, तो क्या कोई 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ क्या 5 लोग दे पाएंगे? नहीं देंगे, राइट? मेरे को तो लाखों करोड़ों लोग, कोई 1000 रुपया, कोई 2000, कोई 10,000, कोई बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई लाख रुपया, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 10,000, कोई 2000 रुपया देगा, वो सब कुछ अक्यूमुलेट करके बनेगा वो 500 करोड़। तो कंपनी क्या करता है, अपने अपने टोटल 500 शेयर, 500 कैपिटल को, 500 रुपया का कैपिटल को डिवाइड कर देता है बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसको बोलते हैं शेयर। एक एक यूनिट को बोलते हैं शेयर, राइट? तो कंपनी अपना एक शेयर बनाता है, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट, छोटा सा अमाउंट, ₹10 का, कि अगर किसी को 10 रुपया भी इन्वेस्ट करना है ना, वो कंपनी को 10 रुपया दे पाएगा, राइट? उसको बोलते हैं, उस 10 रुपया को बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट? तो मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देना। अगर कंपनी का टोटल कैपिटल होना है 500 करोड़, और पर शेयर फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर, है ना, एक एक शेयर का दाम ₹10 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर कंपनी नीड्स टू इशू? कंपनी को कितना शेयर पब्लिक को बोलना पड़ेगा? सुनो ना पब्लिक, प्लीज अप्लाई कर दो। कितना नंबर ऑफ शेयर? फटाफट से प्लीज आप लोग एक बार बता देना। टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, एक आंसर आया है, वेरी गुड। बाकी लोग भी फटाफट से कंफर्म करो, यही है क्या? बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म करना फटाफट। करेक्ट है, करेक्ट है।
वेरी गुड। ठीक है, मतलब 500 करोड़ का कैपिटल को 10-10 रुपया का शेयर में डिवाइड कर देगा तो टोटल मतलब 50 करोड़ शेयर इशू करेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कितना हुआ, इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹200 करोड़ जैसा कि एस्टिमेटेड था। ठीक है, अगर प्रॉफिट 200 करोड़ का है देन प्रॉफिट पर शेयर बताना, प्रॉफिट पर शेयर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना, ₹200 करोड़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 50 करोड़ शेयर्स इज इक्वल टू ₹4 पर। ग्रेट। 5 लाख नहीं होगा, 50 करोड़ होगा, राइट। 50 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विल फॉर्म 500 करोड़। तो अगर प्रॉफिट 200 करोड़ होता है, 200 करोड़ होता है, तो इसका मतलब प्रॉफिट पर शेयर इज ₹4 पर शेयर, राइट। इसका मतलब हर एक इक्विटी शेयर होल्डर जो एक एक शेयर भी होल्ड करता है, जो 10 रुपया दिया था उसका भी 4 रुपया का कमाई हो गया, 40% का हो गया, राइट। अब मान लो आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कंपनी बहुत जबरदस्त बिजनेस करने वाला, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, एंड आई डोंट वांट कि ये प्रॉफिट ना इतने सारे लोगों में डिवाइड हो। आई डोंट वांट कि ये प्रॉफिट 50 करोड़ शेयर में डिवाइड हो जाए। अरे देन तो फिर मेरे हाथ में जो आया वो तो कम आया ना। इफ आई एम होल्डिंग ओनली 1 करोड़ शेयर, 50 करोड़ में से आई एम होल्डिंग ओनली 1 करोड़ शेयर, देन व्हाट इज माई प्रॉफिट? 1 करोड़ शेयर इंटू ₹4 पर शेयर, ओनली 4 करोड़, राइट। बट मेरे को सिर्फ 4 करोड़ नहीं चाहिए, मेरा बिजनेस प्लान है, मेरा इनिशिएटिव है, मेरा आइडिया है, आई वांट कि मेरे को 7-8 करोड़ मिले। हो सकता है, उसके लिए कंपनी क्या करता है, एक आइडिया लगाता है। और अगर कंपनी बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसको ये रिस्क होता है कि यार कल अगर पैसा डूब गया तो, कल अगर बिजनेस ना चला तो, राइट। अब सुनना, कंपनी को 500 करोड़ उठाने का अलग अलग तरीका होता है। कंपनी के पास 500 करोड़ रेस करने का अलग अलग तरीका है। क्या? कंपनी चाहे तो बैंक से जाके लोन ले सकता है, कंपनी चाहे तो पब्लिक को बोल सकता है, पब्लिक सुनो ना प्लीज, मेरे को लोन दे दो। उसको अपने आगे जाके पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स, राइट। कंपनी चाहे तो बैंक से लोन ले सकता है, चाहे तो पब्लिक से लोन ले सकता है, जिसको बोलते हैं डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। कंपनी चाहे तो अभी अभी अपने देखे इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, राइट, मतलब मालिक बना सकता है, राइट। एक और ऑप्शन है, उसमें आ रहे हैं, बट एक बार जो अभी अपने अभी तक जो बात की है, पहले उसका प्रोज एंड कॉन्स को समझो, उसका फायदा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझो। कंपनी अगर बैंक से लोन लेगा ना, अगर बैंक से लोन लेगा, मान लो 500 करोड़ में से 200 करोड़ का लोन लिया, 200 करोड़ का लोन लिया, तो चाहे कंपनी चले चाहे ना चले, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। जिससे लोन लिया है कंपनी, उसको मालिक थोड़ी ना बना दिया। बैंक को क्या ये बोल सकेगा, बैंक सुनो ना यार, इस बार मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार अपना इंटरेस्ट छोड़ दो ना? बैंक नहीं सुनेगा, बोलेगा भाड़ में जाओ, तुमको तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी, असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, बिल्डिंग को बेचना पड़े बेच दो, मेरे को मेरा इंटरेस्ट चाहिए। सेम डिबेंचर जब इशू करेगा, मतलब जब पब्लिक से लोन लेगा, तो पब्लिक बोलेगा कंपनी सुनो तुम भाड़ में जाओ, मेरे को मेरा इंटरेस्ट चाहिए, राइट। इसका मतलब कंपनी को ना डर है यार, अगर लोन ले लिए ना और कल को अगर बिजनेस ना चल पाया तो मेरा तो बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कंपनी बंद करना पड़ जाएगा, राइट। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है, कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन कंपनी ये भी नहीं चाहता है कि सबको मालिक बना दे और फिर प्रॉफिट इज ओनली ₹4 पर शेयर, ये भी नहीं चाहता है। ये दोनों के बीच का एक रास्ता होता है जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को कंपनी क्या बोलता है, बात को ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर को कंपनी बोलता है, सुनो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तुमको ना जैसे बाकी लोन अगर लेते हैं तो 10% इंटरेस्ट देते हैं ना, तुमको 10% नहीं, तुमको 20% देंगे। सुनो प्रेफरेंस शेयर,
तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर 10% दिया जाता है ना, तुमको सिर्फ 10% नहीं देंगे, 20% देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर कोई होगा तो बोलेगा अच्छा, मार्केट में बाकी अगर कोई फिक्स डिपॉजिट कर रहे थे, बाकी किसी को लोन दे रहे थे तो खाली 10% मिल रहा था, आप मेरे को 20% दोगे, थैंक यू सो मच, ठीक है। बट अब कंपनी बोल रहा है, बट एक कंडीशन है सिर्फ, आपको 20% सिर्फ तब देंगे, 20% सिर्फ तब देंगे जब कंपनी का उतना प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। कंपनी बोलेगा कि हम आपको जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किस बात का दे रहे हैं, वो इसी बात का तो दे रहे हैं कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है। कल को हो सकता है बिजनेस ना चले, हो सकता है इतना प्रॉफिट ना हो, अगर इतना प्रॉफिट ना भी हो ना, अगर इतना प्रॉफिट ना भी हो तो भी मेरे को बंद करने का डर नहीं आएगा, मेरे को कंपनी को बंद नहीं करना पड़ जाएगा। प्रॉफिट होगा तो पहले तुमको देंगे, पहले 20% तुमको देंगे, उसके बाद अगर बच गया, उसके बाद अगर बच गया तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स बांट लेंगे। बात समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोलते हैं? जिसको प्रेफरेंस दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलेगा कि सुन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, तेरे को तो 20% देना, तुम पहले अपना 20% ले ले, उसके बाद जो हम लोग को बचेगा वो हम लोग ले लेंगे। नाउ इन द अबव एग्जांपल, से कंपनी raises rupees 250 करोड़, राइट? टोटल कितना चाहिए? 500 करोड़, उसमें से 250 करोड़ कंपनी रेजेस रुपीज 250 करोड़ फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 20% फिक्स्ड डिविडेंड। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अगर कंपनी ऐसा डील कर लेता है कि तुम लोग को पहले देंगे और 10% का लोन को जो देते हैं उसके जगह तुम लोग को 20% देंगे, पर देंगे सिर्फ तब जब प्रॉफिट होगा। एक तरह से कंपनी अपने को कवर भी कर लिया, डूबने का डर कम हुआ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया, बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा, मालिक नहीं बनाया, राइट? अब मान लो अगेन, अब क्या हुआ? अब प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट तो अरे कंपनी के पास टोटल मिला के आया तो 500 करोड़ ही, तो 500 करोड़ में 500 करोड़ में प्रॉफिट कितना हुआ? वही सेम बिजनेस, एकदम सेम टू सेम हुआ। प्रॉफिट जो 200 करोड़ अपने एग्जांपल लिए थे ना, वो 200 का 200 करोड़ ही रहा, राइट? प्रॉफिट 200 करोड़ का डील किए थे, 200 करोड़ ही हुआ। देखो अपने पहले वाले एग्जांपल में भी अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट 200 करोड़ ही रखे थे और मान लो 200 करोड़ ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब ये 200 करोड़ में से ना पहले किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना पड़ेगा? 250 करोड़ ये लोग से मांगे हैं, 500 करोड़ में से 250 करोड़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आया है, 250 करोड़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आया है, वो लोग को 20% दे देंगे, मतलब 50 करोड़ दे देंगे। तो कंपनी के पास अब कितना बचेगा? 150 करोड़ बचेगा, राइट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अब बताना कितना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 500 करोड़ में से 250 करोड़, 500 करोड़ में से 250 करोड़ प्रेफरेंस शेयर से आया, मतलब इक्विटी से कितना आया? खाली 250 तो आया। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नाउ इज 250 करोड़ डिवाइड बाई ₹10 पर शेयर इज इक्वल टू 25 करोड़, राइट? इसका मतलब देयरफॉर प्रॉफिट पर शेयर, इसको अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं। अपने आगे जाके जब रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी शेयर का नाम, इसी रेशियो का नाम अर्निंग पर शेयर दे रहा होगा, प्रॉफिट पर शेयर। अब बचा कितना इक्विटी शेयर होल्डर लोग के लिए? अब 200 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए थोड़ा ना बचा, अब खाली 150 करोड़ बचा, राइट? 150 करोड़ डिवाइड बाई 25 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स भी तो 50 करोड़ थोड़ी ना, खाली 25 है। बताना प्रॉफिट कितना हो रहा है? ₹6 पर शेयर, राइट? तो अब अगर मेरे पास 1 करोड़ शेयर है
तो माई प्रॉफिटेबिलिटी इज 6 करोड़, नॉट जस्ट 4 करोड़। ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी ये लास्ट 10-15 मिनट्स का डिस्कशन था गाइस, प्लीज कंफर्म आप लोग को बात एकदम पक्का पक्का क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है ना, तो प्रेफरेंस शेयर आप लोगों को जिंदगी में कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा। आया तो भर भर के मजे से पूरा आंसर लिख पाओगे और रेशियो एनालिसिस को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। दीज आर फंडामेंटल्स दैट इज बीइंग लेड नॉट ओनली फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर, बट फॉर द ओवरऑल कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फटाफट से एक बार प्लीज कंफर्म कर देना सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग एवरीवन। कुछ लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग क्या क्लियर नहीं है क्या? कोई भी इशू है तो प्लीज लिख सकते हो, कोई भी इशू है, एनी वन एनी इशू यू कैन जस्ट टाइप हियर, राइट। अब अपने देखो, अब अपने को पढ़ने का जरूरत नहीं है, फटाफट से देख लो क्या होता है। शेयर इज, शेयर क्या है? शेयर इज वन ऑफ द यूनिट्स इनटू व्हिच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। कैपिटल ऑफ द कंपनी का बहुत सारा डिवीजन कर देते हैं, उसमें एक एक यूनिट को बोलते हैं शेयर। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इन द मैनर, आपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। easily movable property, transferable in the manner provided by the articles of association of the company. Shares of company are treated as goods under the Sale of Goods Act. सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जैसे क्लास 11 में आप लोग एक चैप्टर पढ़े हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो गवर्न होता था ना, वो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो एक्ट उसको गवर्न करता था उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट। इस तरह से और बहुत सारा लॉ है इंडिया में, उसमें से वन ऑफ द लॉ इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताता है कि किसको गुड्स मानेंगे और किसमें सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो वो बोलता है कि शेयर को भी हम गुड्स मानेंगे, राइट। अपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बात इज नॉट रेलिवेंट, दिस पॉइंट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस फॉर क्लास 12, ओके। बाद में आगे जाके आपको इस बात का भी काम पड़ेगा, बट रहने दो, अभी के लिए बस इतना खाली मान के चलो। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से ये गुड्स है, मतलब इसमें परचेज सेल का ट्रांजेक्शन हो सकता है। दीज कैन बी बॉट, सोल्ड, हाइपोथिकेटेड, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अब क्या अलग से पढ़ना पड़ेगा? इक्विटी शेयर आर द shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital। हम जानबूझ के सिर्फ इतना सा दिए हैं because I don't want you to learn this at all। ये डिफरेंस का आप लोगों को टेबल भी अलग से लर्न करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल को अगर आया तो आप आराम से लिख सकते हो कि ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाएगा, दे विल गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड इन केस देयर इज अ प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स विल ओनली रिसीव ओनली इफ द प्रॉफिट इज लेफ्ट आफ्टर गिविंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनी प्रेफरेंस, preference shareholder will get preference। Equity shareholders are the owners of the company, are the true owners of the company। Preference shareholders are not the owners of the company। Equity shareholder have the voting right, वो लोग वोट कर सकते हैं कि कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन डायरेक्टर नहीं बनेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि नहीं लेना है, एक नया कंपनी को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इसमें वोटिंग होता है। वोटिंग कौन कर सकता है? मालिक वोटिंग कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स वोटिंग कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग नहीं कर सकता है, राइट। तो ये सब है। Preference shareholder are those shares which enjoy two preferential rights over equity shareholder। ये लोग का दो प्रेफरेंस होता है। क्या क्या? एक पहला राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड बांटा जाए उसके पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को देने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। एक तो प्रेफरेंस और दूसरा राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल का पेमेंट का बात आएगा ना, तो पहले प्रेफरेंस, सपोज मान लो कंपनी वाइंड अप हो रहा है, कंपनी बंद हो रहा है, जब भी बोलेंगे ना वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी बंद हो रहा है। जब कंपनी बंद हो रहा होगा तो लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा, लाइबिलिटीज के बाद जो बच जाएगा ना, वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होगा, उसके बाद भी अगर बच गया ना तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा,
राइट। ये दोनों राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। जानबूझ के इसके अंदर का बात नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है और अपने आप लिख पाओ वैसा है। प्रेफरेंस शेयर भी बहुत तरह का होता है, उसमें से एक होता है क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जैसे बोले ना 20% डिविडेंड, 20% डिविडेंड। सपोज किसी ईयर में लॉस हुआ तो 20% डिविडेंड नहीं दिया गया, नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट ईयर बिजनेस हुआ, नेक्स्ट ईयर बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, राइट। तो अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल सकता है कि एक तो लास्ट ईयर का जो 20% नहीं मिला था क्योंकि लास्ट ईयर लॉस हुआ था, और दूसरा करंट ईयर का 20%, मेरे को 40% अब चाहिए। ऐसा तब हो पाएगा जब प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूम्यूलेटिव। डिविडेंड accumulate if they are not received by the preference shareholders। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब अगर एक साल में किसी साल में लॉस हुआ और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाए तो नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा, गया। अब नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा वो ओनली फॉर दैट ईयर मिलेगा। नो अक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, राइट। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब कुछ कुछ कभी कभी प्रेफरेंस शेयर को ना वोटिंग राइट्स दे दिया जाता है, कुछ कुछ वोटिंग राइट्स दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। दे पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑफ द कंपनी, वोटिंग राइट्स। और नॉन पार्टिसिपेंट में ऑब्वियसली सर नो वोटिंग राइट्स। रिडीमेबल का मतलब, वर्ड रिडीम का मतलब होता है रीपे, रिडीम का मतलब होता है रीपे। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया, उसको रिडीम करना मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस लौटाना, इसको बोलते हैं रिडीम। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडीमेबल है तो 5 साल 10 साल 15 साल बाद जा करके वो लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा वो लोग को वापस लौटा दिया जाएगा, राइट। अगर वो रिडीमेबल हुआ तो, राइट। इंडिया में सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करना अलाउड है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड ही नहीं है। हाउएवर फॉर थ्योरी पर्पस यू हैव टू स्टडी दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो रिडीमेबल का मतलब कैपिटल will be repaid, no repayment until winding up। वाइंडिंग अप के टाइम पे तो पेमेंट होगा ही, वाइंडिंग अप के टाइम पे मतलब कंपनी बंद हो रहा, जब कंपनी बंद हो रहा तो अपना लाइबिलिटी सारा पे करेगा ना, लाइबिलिटीज को पे करने के बाद बच गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगा ना, उसके बाद भी बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर ही तो बांटेगा, जो ओनर्स ऑफ द कंपनी है वही तो बांटेगा आपस में। नो रिपेमेंट अंटिल वाइंडिंग अप। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मतलब कोई कोई प्रेफरेंस शेयर ऐसा होता है जिन लोग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल 3 साल 10 साल के बाद जाकर के आप लोग का प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स, नॉट कन्वर्टेबल, राइट। इसको प्लीज गाइस लर्न करने मत जाना, बहुत सिंपल सा चीज है। आज का लास्ट डिस्कशन, फिर आप लोग को ये मटेरियल हम शेयर कर देंगे। आप लोग को एक रीडिंग, प्लेन रीडिंग जहां तक अपने कर चुके हैं ना वो एक अच्छा सा रीडिंग करके रखना है। नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में ना 5 मिनट के लिए खाली, जो आज का क्लास में जितना भी डिस्कस किया उसके ऊपर क्विज होगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल जो है, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको ना पहले कैपिटल पब्लिक से लेने के पहले आपको पहले ऑथोराइज कराना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, राइट। या फिर पब्लिक से नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें भी आपको पहले ऑथोराइज करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम कितना कैपिटल कंपनी में ला सकते हो, राइट। चाहे पब्लिक से, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट जो शेयर होल्डर्स लोग हैं वो लोग कितना कितना कैपिटल लेके आएगा, पहले आपको ये अप्रूव कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा और उससे अथॉरिटी लेना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल रेज कर सकते हो। मैक्सिमम जितना कैपिटल रेज कर सकते हैं
उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, राइट, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, right? There are two documents that a company prepares at the time of formation: article of association, memorandum of association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का क्या कर सकता है, कंपनी का क्या पावर्स है, कंपनी क्या नहीं कर सकता, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, वो सब लिखा हुआ रहता है, राइट? और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का फैक्ट्स लिखा हुआ रहता है, डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ रहता है। ओके ओके, ये तो था मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी जितना मैक्सिमम रेज कर सकता है उतना पूरा रेज करे, उससे कुछ कमी करता है जनरली, और कभी पूरा हो भी सकता है, ज्यादा तो कर ही नहीं सकता है, लेकिन उससे कम जब करता है या फिर उतना भी करता है तो उसको बोलते हैं जितना कैपिटल एक्चुअल में पब्लिक से रेज करता है, या जितना कैपिटल एक्चुअल में प्राइवेट कंपनी में एक शेयर होल्डर लगाता है, उस टोटल को बोलते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, राइट? एक्चुअल में जो कैपिटल लेके आता है out of that part of the authorized capital which is actually brought in the business, actually issued to the public for subscription, right? authorized capital का वो पार्ट जो एक्चुअल में इशू किया जा रहा है। ओके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब ये तो पब्लिक को इशू किया गया, बट कोई जरूरी है कि पब्लिक पूरा सब्सक्राइब करेगा, हो सकता है पब्लिक थोड़ा सा कम सब्सक्राइब करे, जितना सब्सक्राइब करेगा उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये सब अपने और डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी गो टू द नंबर्स, राइट? इसके ऊपर अपने को शेड्यूल बनाना पड़ता है, नोट बनाना पड़ता है पूरा का पूरा, राइट? सब्सक्राइब कैपिटल में देयर इज अ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, राइट? ये वाला डिस्कशन अपने विथ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट इसमें यहां पर जानबूझ के दिए हैं बिकॉज थ्योरी में भी कभी कभी पूछ लेता है, राइट? आपको ये वाला शॉर्ट नोट दे देता है कि सब्सक्राइब कैपिटल 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, कम ऑन, 3 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक रीडिंग अगर दे दोगे ना तो लिखना इजी होगा। हालांकि लर्न बिल्कुल भी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम, आप इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा सम्स प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद ये सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये सब आपको अपने आप आता होगा, बट थोड़ा सा लिख पाओ, पेन फ्लो करे, एक रीडिंग दे देना बेटर है, राइट? इवन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल भी अपने प्रैक्टिकल्स के साथ में ही करेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, very very important theory, difference between reserve capital and capital reserve, right? Face value is equal to, say for example, rupees 10 per share, called up is equal to rupees 8 per share। called up का मतलब कंपनी जो पैसा मंगाता है पब्लिक से, वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकता है। 10 रुपया पर शेयर है ना, कोई जरूरी नहीं पूरा 10 रुपया पर शेयर एक साथ लेगा, नो। हो सकता है बोलेगा पहले एक बार 3 रुपया दो, फिर 2 रुपया दो, फिर 3 रुपया दो, फिर 2 रुपया दो, ऐसे करके मान लो 8 रुपया मंगवा लिया कंपनी और 2 रुपया नहीं मंगवाया। कुछ कुछ कंपनी ऐसा होता है जो 2 रुपया पर शेयर या कुछ अमाउंट पर शेयर मंगवाता है ही नहीं कभी भी, वो रख के रखता है। वो कब मंगवाएगा? जब कंपनी वाइंड अप होगा और कंपनी को पैसा का जरूरत है, तब शेयर कैपिटल को बोलेगा, शेयर होल्डर को बोलेगा, देखो 2 रुपया पर शेयर तुम्हारा बाकी था, लाओ, राइट? दैट पार्ट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। उस कैपिटल को हम रिजर्व करके रखे हैं, हम मंगवा नहीं रहे हैं, जानबूझ के नहीं मंगवा रहे हैं। क्यों नहीं मंगवा रहे हैं? क्योंकि कल को अगर वाइंडिंग अप हुआ, कंपनी बंद हुआ और क्रेडिटर्स को ना पे कर पाए, तो जितना पोर्शन बाकी रह गया वो शेयर होल्डर से मंगवा पाए, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट, द अनकॉल्ड कैपिटल which cannot be called up except in the event of winding up, right? तो total uncalled capital कितना हुआ? uncalled is equal to rupees 2 per share, say ₹1 is reserved for calling at the time of winding up। मतलब 2 रुपया पर शेयर में से 1 रुपया कभी भी कंपनी मंगवा लेगा और 1 रुपया नहीं मंगवाएगा। उस 2 रुपया में से 1 रुपया नहीं मंगवाएगा, वो 1 रुपया छोड़ के रख देगा, बोलेगा ये 1 रुपया जब कंपनी बंद हो रहा होगा, लायबिलिटी ना पे कर पा रहे होंगे, तब लाके दे देना। दैट इज कॉल्ड रिजर्व्ड कैपिटल।
सर रिजर्व कैपिटल तो समझ में आ गया, बताइए कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, राइट? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जैसे जनरल रिजर्व, वैसे ही होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में अलग क्या होता है कि अगर कंपनी को कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है ना सर, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, हाँ कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है कभी कभी, अपने पढ़ेंगे आगे जाके इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। तो कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो यही डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल रेफर्स टू रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप लोग के बुक में, चाहे आप टीएस गरेवाल फॉलो करते हो चाहे डीके गोयल फॉलो करते हो, इसके ऊपर एक पूरा बड़ा सारा टेबल बना करके, डिफरेंस बना करके दिया हुआ है। आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। मेन आपको ये पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है और आया हुआ है बहुत बार। आज का डिस्कशन अपने यहीं तक का शॉर्ट डिस्कशन रखते हैं। दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिसमें बहुत अच्छा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो जहां जहां आप फंसोगे ना, वो सारा पॉइंट यहां पर रिटन है। इस अदर पॉइंट्स, अदर इंपॉर्टेंट थ्योरी में अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर है ये, एक्चुअली पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो इसको हम लोग कुछ नंबर्स कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, अभी नहीं रीड करेंगे, ये बाद में। एक बार थोड़ा सा नंबर्स कर लें, उसके बाद इसका रीडिंग देंगे, राइट? आप लोग को यहां तक एज अ होमवर्क एक बार रीड करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में अपने कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर कुछ सम्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले 5 मिनट का खाली जो अभी आज का क्लास में अपने पढ़े हैं उसके ऊपर क्विज होगा। आज के क्लास से आप लोगों का कोई भी डाउट है, एनीवन, प्लीज गो अहेड एंड आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव फ्रॉम टुडेज क्लास। और अगर क्लियर है तो प्लीज कंफर्म कर देना कि सर क्लियर है, आज के क्लास से कोई डाउट नहीं है, सर क्लियर है, खाली मैसेज कर दीजिए, अच्छा लगेगा।